नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। गणित पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 8वीं वीडियो होने जा रही है। अगर आप संपूर्ण गणित के पेडागोजी के साथ साथ अन्य सभी सब्जेक्ट्स के संपूर्ण पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समय मापने का कौशल नहीं है, यानी कि जिस विकल्प में कोई भी मापन नहीं होगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, और किसका मापन करना है? समय का। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया घड़ी में समय देखना, तो घड़ी में समय देखना ये समय का ही मापन है, इस वजह से ये पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, एक घटना की अवधि ज्ञात करना। अब मान लीजिए घटना की अवधि हम लोग ज्ञात करते हैं तो हम लोग समय निकालते हैं कि हाँ ये घटना इतने बजे से इतने बजे के बीच में हुई होगी, यानी कि ये बिल्कुल समय का मापन है, यानी कि ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में था। बात करेंगे तीसरे विकल्प की, कहा जा रहा है कि समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना। अब यहाँ पर समय मापन भी आ रहा है, ठीक है, भले ही अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित किया जा रहा है, जैसे कि घंटे में, मिनट में, सेकंड में, यहाँ पर रिलेशन बताए जाने की बात की जा रही है। तो जब आप समय को नापेंगे तभी तो उसके बीच रिलेशन बता पाएंगे, यानी ये भी समय मापने से संबंधित है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। तो रात में तारों की स्थिति को देखना और समझना, ये कहीं से भी समय का मापन नहीं है, ये सिर्फ अनुमान लगाने से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये समय के मापन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। और चूंकि हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा समय का मापन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया ये समय का मापन नहीं है, इस वजह से विकल्प नंबर 4 हमारा सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हस्त कौशल सामग्री का प्रतिमान यानी कि मॉडल की बात की जा रही है। स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके जो प्रदर्शित करते हैं। ये क्या प्रदर्शित करते हैं हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि गणितीय शब्दावली, तो ये केवल गणितीय शब्दावली नहीं है, ये गणितीय शब्दावली एक तरीके से संकुचित था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए केवल मैथमेटिकल टर्म्स की ये बात की जा रही है, जबकि अगर आप इसमें विचार करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए लिखित भाषा की भी बात की गई है, मौखिक की भी भाषा की गई है, संकेत की भी भाषा की गई है और मॉडल की भी भाषा की गई है, बात की गई है। ठीक है, तो ये केवल शब्दावली यानी शब्दों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये केवल संकुचित था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, गणितीय पाठ्यक्रम, तो ये गणितीय पाठ्यक्रम तो जरूर है, गणितीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत तो जरूर आएगा, लेकिन ये थिंकिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए डायरेक्टली इसे पाठ्यक्रम कहना ठीक नहीं है। दूसरा देखिए, ज्यामिति उत्पत्ति, तो वहाँ पर मॉडल भी था और साथ ही साथ भाषा भी था, और उसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए मौखिक, लिखित संकेत और स्थिर चित्र ये सभी थे। ठीक है, तो ये ज्यामिति की उत्पत्ति केवल नहीं है, इस वजह से ये भी संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, गणितीय विचार। अब देखिए मौखिक की जो बातें कही गई हैं वो आप अपने विचार को रिप्रेजेंट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं बोल करके, तो ये क्या है? ये विचार सब थे, यानी कि गणितीय विचार इसका सबसे ब्रॉड सेंस में सटीक जवाब होगा, विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना किसमें सहायक होता है? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने में, तो कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने के लिए केवल गणितीय पहेलियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। गणितीय पहेली ऐसा नहीं है कि जो कमजोर छात्र है वो गणितीय पहेली के माध्यम से समस्या समाधान कौशल नहीं सीखेंगे, ये अलग अलग छांटने की बात कर रहा था, प्रतिभाशाली बालकों को अलग और कमजोर बालकों को अलग, जो कि समावेशी कक्षा का पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है और ये अलग अलग पहचान करके अलग करने की बात कर रहा था, इस वजह से संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्रों को मनोरंजित करने में, तो बच्चों को खेल के माध्यम से जरूर पढ़ाना है, लेकिन इसका कतई भी उद्देश्य नहीं कि केवल मनोरंजन करना। यहाँ पर गणितीय पहेलियों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे समस्या समाधान यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग वो कर पाएं और क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएं। ठीक है, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता है, ये संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। बात करेंगे चौथे विकल्प की। चौथा विकल्प दिया गया, समस्या समाधान के कौशल को स्मृति विलोप यानी कि अनलर्न करने में। देखिए समस्या समाधान का जो भी कौशल है उसको भूलने के संदर्भ में कहा जा रहा है, तो ये तो सबसे ज़्यादा निगेटिव है। अनलर्न यानी कि जो आप सीख चुके हैं उसको भूलने के संदर्भ में, स्मृति विलोप करने के संदर्भ में है, ये बिल्कुल ही निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वैन हील के ज्यामिति विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है?
तो विश्लेषण स्तर में बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार से सीखते हैं? वैन हिल के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया था कि विश्लेषण स्तर में बच्चे गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाते हैं, यानी कि जो भी आकृतियां वो देखते हैं वो गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाते हैं, और दृष्टिकरण स्तर पर सिर्फ बनावट या फिर भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कर पाते हैं। चूंकि यहाँ पर विश्लेषण स्तर की बात की गई थी, तो इसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी आकृतियों के प्रॉपर्टी होते हैं, उनके गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण होगा वही विकल्प हमारा सही होगा जिसमें इस प्रकार की बात की गई होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में बात किया गया है, सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी की बात है, क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में कि ये गुण है, उसका गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया कि इसमें 2 बराबर भुजाएं होंगी और उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये प्रॉपर्टी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, इस वजह से यही वाला विकल्प ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है? लैंगिक पक्षपात क्या होता है? तो लड़के और लड़कियों को उनके लिंग के आधार पर गणित की कक्षा में भेदभाव करना, यह लैंगिक पक्षपात होता है। इसी को ध्यान में रखकर के हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि गणित की पाठ्य पुस्तकों में महिला गणितज्ञों की सफलताओं का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। यह तो ज्यादा पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि इससे लैंगिक पक्षपात को कम किया जा सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप महिलाओं की उपलब्धियों को कक्षा में डिस्कस करेंगे, उतना ही बच्चे और ज़्यादा समझेंगे कि हाँ, महिलाएं भी गणित के क्षेत्र में अच्छा प्रयास कर सकती हैं और एक मुकाम हासिल कर सकती हैं। तो ये लैंगिक पक्षपात नहीं है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, गणित अधिगम के लिए लड़कियों और लड़कों को एक समान अवसर दिए जाने चाहिए। जब समान अवसर की बात की जा रही है तो इसमें पक्षपात कहाँ हुआ? ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, गणित में उच्चतर शिक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों को एक ही समान अवसर मिलने चाहिए। यहाँ पर भी बिल्कुल समान अवसर की बात की जा रही है, यानी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, विकल्प नंबर 4 देखिए, लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाना चाहिए, जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये भेदभाव किया जा रहा है। अगर लड़के गणित में सफल हो रहे हैं तो उनके सामर्थ्य की बात की जा रही है, और अगर लड़कियां गणित में सफल हो रही हैं तो उनका श्रेय उनके प्रयास को दिया जा रहा है कि तुम लोग प्रयास किए हो इसलिए सफल हुए हो। तो ये कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है, इस वजह से यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमसे लैंगिक पक्षपात ही पूछा गया था। विकल्प नंबर 4 इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 5 के गणित अध्यापक श्रीमान जैकब ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित 2 शाब्दिक प्रश्न दिए। पहला दिया गया कि 15 संतरों को 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है, उसे एक पंक्ति में कितने संतरे रखने होंगे? और दूसरा प्रश्न दिया गया कि 15 संतरों को कमल पंक्तियों में इस प्रकार रखना चाहता है ताकि प्रत्येक पंक्ति में 5 संतरे हों, वह ऐसी कुल कितनी पंक्तियां बना सकता है? तो देखिए दोनों में 15 ही संतरों की बात की गई है, लेकिन एक में 3 पंक्ति की बात की गई है और दूसरे में 5 पंक्ति की बात की गई है। यानी प्रश्न तो दोनों भाग से ही संबंधित है, लेकिन दोनों का जो एक तरीके से भाज्य, भाजक और भागफल होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसी के आधार पर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दी गई स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है कि अध्यापक विद्यार्थियों को 3 और 5 की गुणन सारणी यानी कि पहाड़े सिखाना याद करवाना चाहता है। तो ये पहाड़ा जो होता है वो गुणा की क्रिया या फिर जोड़ की संक्रिया को आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर 2 का पहाड़ा आप पढ़ें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 2 का बार बार उसी संख्या में आप जोड़ करके पहाड़ा बना सकते हैं, या फिर 2 का पहले 1 से गुणा करिए, 2 का फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 का फिर 3 से गुणा करेंगे। तो यानी कि पहाड़ा जो होता है या तो वो जोड़ है या तो गुणा है, ये कहीं से भी भाग नहीं है। और चूंकि हमसे प्रश्न भाग पर आधारित पूछा गया था तो ये पहाड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जहां भी आपको याद करना, रटना, ये सभी वर्ड आपको दिख जाए वो कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। ये विकल्प निगेटिव था। बात करेंगे तीसरे विकल्प की। दोनों समस्याएं भाग संरचना के अंतर्गत बराबर विभाजन पर आधारित हैं। तो ये बराबर विभाजन नहीं था, हमारा उत्तर नहीं होगा। बराबर विभाजन तब होता जब आपका एक तरीके से जो भागफल है वो बिल्कुल बराबर आता है, लेकिन ऐसा भागफल बराबर नहीं आ रहा, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चलिए बात करेंगे पहले विकल्प की। पहला विकल्प दिया गया है कि 2 समान शाब्दिक समस्याओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों का हल करने के लिए भाग करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर भाग करने की आवश्यकता है, लेकिन दोनों का उत्तर अलग आएगा और दोनों की शाब्दिक संरचना भले ही समान क्यों ना है, लेकिन बच्चे में गणितीय संकल्पना को दृढ़ करने में ये मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, और एक ही प्रकार के
अगर प्रश्नों पर कई प्रकार के गणितीय संक्रियाएं वाले प्रश्नों को हल कराया जाए तो निश्चित तौर पर बच्चे उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यानी कि ये कहना कि एक ही दो समान शाब्दिक समस्याओं वाले प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है, ये कहीं ना कहीं निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत आने वाली शाब्दिक समस्याओं के प्रारूप और उप प्रारूप की स्पष्टता है। यानी कि किस प्रकार से भाग के कॉन्सेप्ट को बच्चों को दिखाना है। जैसे कि पहला जो भाग था वो 15/3 था और दूसरा जो भाग था वो 15/5 था। दोनों भाग की क्रिया है, लेकिन किस प्रकार से शब्दों में पिरो करके इसको बच्चों को भाग के कॉन्सेप्ट को बताना है ये टीचर को पता है। और यही विकल्प 2 में कहा जा रहा है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षण शास्त्रीय रणनीति नहीं है। बुनियादी कहने का मतलब कि बच्चे में अभी संख्यात्मक कौशल विकसित नहीं हुआ है, बच्चे संख्या के प्रति जागरूक नहीं है, संख्या को नहीं जानते हैं, तो बुनियादी कौशल इसमें बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा रणनीति उपयुक्त नहीं होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि मातृभाषा में निर्देश देना, यानी बच्चे अभी संख्याओं के बारे में नहीं जान रहे हैं और आप उनको मातृभाषा में बिल्कुल सिखा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है ना, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों मातृभाषा के प्रयोग करने की बात करता है, इसलिए ये पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। और चूंकि हमसे प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया था इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा देखिए, कहानी, कविताओं और खेलों का उपयोग करना। बच्चों को खेल के माध्यम से ही और कहानी के माध्यम से ही सिखाना है, यानी ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना। बच्चे जितना ही ज़्यादा अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले वस्तुओं को देखेंगे और उसके माध्यम से अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा, क्योंकि वह अपने परिवेश में देखा हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग करना। अब बच्चे संख्या के प्रति जागरूक नहीं है, संख्या के बारे में जानते ही नहीं है, तो आप संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग करेंगे तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसी का उपयोग कर रहे हैं, उसी को समझाने के लिए। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? नहीं संभव है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे अभी 1 2 3 4 संख्या के बारे में जान ही नहीं रहे और संख्यात्मक प्रश्नों का आप उपयोग कर रहे हैं कि आप पहले 5 टॉफी खरीदे, फिर 10 टॉफी खरीदे, आपके पास टोटल कितने टॉफी हो गए। तो बच्चे अभी संख्या के बारे में ही नहीं जान रहे हैं, बुनियादी स्तर पर है और आप इस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये चूंकि निगेटिव सेंस में और हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, इसलिए विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप कौन सा होगा। बच्चों को आकृतियों के बारे में यानी कि ज्यामिति के बारे में कॉन्सेप्ट को बताना है, तो इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि बच्चों को विभिन्न आकृतियों की परिभाषा दी जाए। परिभाषा अपने आप में निगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि बच्चे परिभाषा के माध्यम से नहीं सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर जो अपने परिवेश में देखे हुए उससे सीखेंगे। परिभाषा देना कहीं ना कहीं उनके लिए अमूर्त हो जाएगा, इस वजह से प्राइमरी स्तर पर इसे निगेटिव माना जाता है, ये कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षक को विभिन्न आकृतियों का चित्र श्यामपट्ट पर बना करके एक एक करके उसका परिचय देना। तो यहाँ पर बच्चे जब तक उसके परिवेश से जोड़ करके आप नहीं बताएंगे तब तक बच्चा नहीं समझ पाएगा, बच्चा प्राइमरी स्तर का है, तो केवल चित्र बना देना ये भी संकुचित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्रों को एक चार्ट पर विभिन्न आकृतियों को चित्रों को दिखाया जाए। ये भी बिल्कुल आप या तो श्यामपट्ट पर दिखाइए या फिर चार्ट पेपर पर दिखाइए, दोनों तो बात एक ही हो गई। बच्चे अपने परिवेश में उस अगर आकृति को नहीं देखे होंगे तो उसके बारे में नहीं जान पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, तो ये भी हमारा निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर देना। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। कैसे? देखिए, बच्चे इससे क्रियाशील भी होंगे, पर्टिकुलर उस गतिविधि में भी शामिल हो रहे हैं ज्यामिति सीखने में। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे का जो अनुभव है, जो बच्चे ने परिवेश में देखा है, बच्चे को अनुभव कहाँ से मिलेगा? अपने परिवेश से मिलेगा। तो बच्चे के परिवेश से जोड़ करके उसको आगे की शिक्षा दी जा रही है। एनसीएफ 2005 इसी की पैरवी करता है और यही सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और यही हमारा उत्तर होगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा सोपान या फिर चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है। फिर से हमसे निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, समस्या का स्पष्टीकरण करना। अब जब समस्या हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से होगी तभी तो हम उसका समस्या का समाधान ढूंढेंगे, यानी कि ये उसका चरण होता है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं है। ठीक है। तीसरा देखिए, उत्तर परिणाम को प्रतिपादित करना। अब
जिस भी समस्या का हम लोग समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग फाइनल रिजल्ट पर यानी उत्तर पर ही तो पहुंचते हैं, यानी उसको प्रतिपादित करते हैं। ये भी समस्या समाधान का एक महत्वपूर्ण चरण है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया योजना का प्रतिपादन करना। अब कोई भी समस्या हमारे सामने आ गई तो हम प्लानिंग करते हैं कि किसके तहत इस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। प्लानिंग करना क्या है? योजना बनाना है। तो वहीं कहा जा रहा है कि योजना का प्रतिपादन करना यानी प्लानिंग कर करके उसको एग्जीक्यूट किया जाता है उस प्लान को। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, अविवेचित कलन विधि का विकास करना। अविवेकी मतलब कि बिना की अपना दिमाग लगाए हुए, बिना थिंकिंग किए हुए, बिना सोच विचार किए हुए कलन विधि का विकास करना। तो ये निगेटिव है, ये समस्या समाधान का चरण नहीं होता है। और चूंकि निगेटिव ही हमसे पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राधा के पास 450 रुपये और शीना के पास 550 रुपये हैं। शीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक है? ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि कितना धन शीना के पास अधिक था। अब कितना धन अधिक था, तो इसके लिए हमें क्या करना था, 550 में से 450 घटा देना था, तो 100 हमारा उत्तर आ जाता कि शीना के पास 100 रुपये अधिक था। लेकिन बच्चे ने क्या किया, आप देखिए, एक बच्चे को उपरोक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया। बच्चा उसे 450 में 550 विधि से हल करता है, जोड़ करके। ठीक है, इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए, बच्चे को घटाना था लेकिन बच्चे ने यहां पर जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जब टीचर ने प्रश्न पूछा कि कितना धन अधिक है, तो उसे ये लगा कि अधिक में जोड़ने की बात की जा रही है। इस वजह से बच्चा कंफ्यूज हो गया, मिसकॉन्सेप्शन की वजह से वह उसने घटाने की बजाय जोड़ दिया। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, बच्चे में पढ़ने की कौशल की कमी है। ये विकल्प निगेटिव है। कोई भी ऐसा विकल्प जो कि बच्चों की कमी की बात करता है वो हमेशा निगेटिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपने हो सकता है कि सही विधि का प्रयोग ना किया हो, जिसकी वजह से बच्चा सीख नहीं पा रहा है। तो हमेशा गलती या तो स्कूल की होगी या तो टीचर की होगी। बच्चे की कभी भी गलती नहीं मानी जा सकती, क्योंकि बच्चे सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और अगर सही विधि से पढ़ाया जाए तो बच्चे सीखते भी हैं। और ये विकल्प कह रहा है कि बच्चे में कमी थी, कौशल की कमी है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चा समझता है कि 550 रुपये में से 450 रुपये नहीं घटाया जा सकता, इसलिए उसने ऐसा जोड़ दिया। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे को जो इबारती वाले प्रश्न है, शाब्दिक प्रश्न है, उस शब्द के जाल में बच्चा फंस गया, शब्दों को बच्चा नहीं समझ पाया है। बच्चा यहाँ पर समझ ही नहीं पाया कि यहाँ पर घटाना है ना कि जोड़ना है। तो ये कहना कि इसमें से इसको नहीं घटाया जा सकता इसलिए बच्चे ने जोड़ दिया, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। क्योंकि अगर इसमें से इसको नहीं घटाया जा सकता तो बच्चा कुछ ना कुछ गलत तरीके से घटाकर उत्तर ला रहा होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर शब्दों में वो फंस चुका है, वो अधिक पूछने की वजह से उसे लगा कि ये जोड़ने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, तीसरा विकल्प कहा जा रहा है कि बच्चे समस्याओं के योग की कलन विधि को नहीं जानते हैं। तो अगर योग की विधि को नहीं जानता तो वो 450 में 550 को जोड़ने की बात भी नहीं करता। यानी कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो योग की कलन विधि को जान रहा है, और ये विकल्प क्या कह रहा है कि निगेटिव नहीं जान रहा है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, बच्चे ने अधिक शब्द को योग से संबंधित किया है। यही मैं बात कर रहा था कि बच्चे ने ये समझ लिया कि जब पूछा गया कि अधिक कितना होगा तो उसे ये लगा कि जोड़ने की बात की जा रही है, यानी कि वो शाब्दिक प्रश्नों में उलझ गया। इसकी वजह से उसने इस प्रकार की कलन विधि का प्रयोग किया है, और यही इसका सही तरीके से ऑप्शन नंबर 4 व्याख्या करता है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दोस्तों, गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप गणित के साथ साथ अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना और समझना चाहते हैं, इसके अलावा प्रीवियस ईयर सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।